एबीपी न्यूज़ के साथ है राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ बीजेपी से। सर, आपका स्वागत है। अभी जिस तरह से चुनावी मोड, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है, उसी के साथ ही लगातार चुनाव भी होते जा रहे हैं, इसको लेके क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत बड़ी सोच है। सोच क्या है कि जो गवर्नेंस का मॉडल चुनाव के कारण लंबित हो जाता है, जैसे आचार संहिता लग जाती है, सरकारें चुनाव मोड में चले जाती है, नई सरकार बनती है, 1-2 महीने तक वो वापस गठन का समय लग जाता है। तो हर वर्ष हर राज्य को 4-5 महीने तो लोकसभा चुनाव के कारण और 4-5 महीने विधानसभा चुनाव के कारण, हर 5 साल में 10 महीने तो गवर्नेंस जीरो हो जाता है। तो लास्ट व्यक्ति को डिलीवरी ऑफ गुड्स अच्छी तरह से सुगमता से कैसे हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन एक सोच है जो इस 10 महीने को 4 महीने में कन्वर्ट कर देगी, पहली बात। दूसरी बात, लोकतंत्र कब सुदृढ़ होगा? लोकतंत्र जब सुदृढ़ होगा जब हर व्यक्ति बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें जाके अपने मत का प्रयोग करे। पर जब बार बार चुनाव होते हैं तो लोग के मन में वोट डालने की जो उत्सुकता है उसमें कमी आती। अरे 4 महीने पहले तो अभी डाला ही है, या 6 महीने पहले डाला ही है, या 1 साल पहले डाला है। तो अगर हम एक दिन सारे चुनाव के वोट्स को लें तो हर व्यक्ति उस लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बनेगा, जिससे लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। और तीसरी बात, भारत में आम चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बहुत बड़ा खर्चा सरकार की मशीनरी को व्यय करना पड़ता है। और ये, मैं इस व्यय को गलत नहीं मानता, पर जब हम इस व्यय को बचा सकते हैं तो हम उस व्यय को क्यों नहीं बचाएं? एक अनुमान के मुताबिक मैंने एक स्टडी की थी कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतना पैसा बचेगा हर 5 साल में कि देश में 500 एम्स खुल सकते हैं। कितने? तो अगर 500 एम्स खुल जाएं और एक ही बार चुनाव हो जाएं तो देश के लोगों को डिलीवरी का व्यवस्था, देश के लोगों को सुशासन का काम, देश के लोगों को सोशल सेक्टर में रिलीफ कहाँ मिलेगा? और वही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है। पर जो लोग चुनाव के रिजल्ट से डरते हैं, घबराते हैं, उनको पता है कि भले उनके लिए तो वन नेशन वन इलेक्शन हो या 100 इलेक्शंस हो, उनको तो फिर भी हारना है, पर वो उनका ऑब्जेक्टिव एक है कि मोदी जी ने कहा इसलिए हमें इसका विरोध करना है, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। सर, वो उसका विरोध कर रहे हैं। हम बात करते हैं दिल्ली के इलेक्शन की। चंद दिनों में ये चुनाव होने जा रहे हैं, वो केजरीवाल पूरे जोश में वो कह रहे हैं हमारी पार्टी जीत रही है, और हमने जैसे पंजाब में जो दिए थे उपचुनाव में परिणाम, वैसे ही परिणाम आने वाले हैं। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से और मैं व्यक्तियों के बारे में बोलने से बचता हूँ, पर यहाँ मैं बोलूँगा। इस युग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का नाम अरविंद केजरीवाल। इस युग में उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता। मैं इस कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का खिताब हूँ। 1 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, 1 सदी का नहीं, इस युग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल है। इस युग में सबसे ज़्यादा झूठ और असत्य बोलने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। और उनकी पार्टी का नाम मैंने रखा है DPP, दारू प्रेमी पार्टी। जिस पार्टी का हेड दारू के घोटाले में अंदर जाके आया हो, अब वो बाहर आके दारू का घोटाले में अंदर गए थे। जिस पार्टी का उप मुख्यमंत्री दारू के घोटाले में अंदर जाके आया हो, जिस पार्टी का हेल्थ मिनिस्टर भ्रष्टाचार के मुद्दे के अंदर अभी भी बैठा है, जिस पार्टी के दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री, और मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री की, वो दारू की ऐसी अवस्था में फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे में पाए गए, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि उनको हवाई जहाज ने फिट टू फ्लाई नहीं माना और डिबोर्ड कर दिया हवाई जहाज से। जो जिस व्यक्ति के मुख्यमंत्री दोनों दारू से संबंधित हो, ये दारू प्रेमी पार्टी के लोग हैं। ये असत्य बात बोलते हैं, भड़काते हैं। क्या क्या बोला केजरीवाल जी के लिए एक बात सत्य जरूर है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। उन्होंने कहा मैं दिल्ली में लोकपाल लाऊंगा, मैं तो साहब VIP कल्चर नहीं लूँगा, मैं तो साहब सरकारी घर नहीं लूँगा, मैं तो साहब सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा जी। सबसे बड़ा शीश महल बना दिया, 5.5 करोड़ के टॉयलेट। मुझे लगता है कि राजा महाराजा जो पुराने हैं
उन्होंने भी इतनी विलासिता का जीवन नहीं जिया होगा जो इस कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ने जिया। 15 करोड़ के पर्दे, हम लोग, आप लोग, हम 1500 में भी लाने से पहले सोचते हैं 15 करोड़ के पर्दे। तो ये केजरीवाल है। दिल्ली के लोगों ने इसको और इसकी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। आने वाले चुनाव में ये औंधे मुंह गिरने वाले हैं। और अभी जो मुख्यमंत्री है उसका तो कामरेड आतिशी मार लेना। अब कामरेड आतिशी मार लेना हमको हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान दे रही है, सुशासन के बारे में ज्ञान दे रही है, जो कि खुद जिनके सरनेम में लेनिन और कार्ल मार्क्स छुपा हुआ है। तो कामरेड आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल झूठ का मॉडल है, असत्य का मॉडल है, भ्रष्टाचार का मॉडल है, दारू का मॉडल है। सर, अब एक हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जंगली मुर्गे की बात की जा रही है। वैसे माना जाता है वहाँ पे प्रतिबंधित है। इसको किस तरह से देख रहे हैं वो? आपको ये समझना पड़ेगा बड़े पर्सपेक्टिव में। हिमाचल सरकार खटाखट शास्त्र के अंदर गिरफ्त में आ गई। बोला खटाखट मैं 1500 रुपये हर महिला को दे दूंगा। एक महिला को मिला नहीं। हुआ ये, आपको ताज्जुब होगा और आपके सारे दर्शकों को याद होगा, टॉयलेट के ऊपर कर लगाने का काम किस योजना किसने बनाई थी? हिमाचल की सरकार। 25 रुपया पर टॉयलेट। घर में 2 टॉयलेट है तो 50 रुपया टैक्स। ये टॉयलेट पे कर लगाने वालों की बुद्धि है। कभी ये इनके समोसे कोई खा गया तो उस पर इन्होंने जांच बैठाई कि मेरे समोसे कौन खा गया, मेरी केक कौन खा गया। जो व्यक्ति अपने समोसों को लेकर इतना चिंतित है, जिसकी सोच, और ध्यान रहे सुक्खू जी वित्त मंत्री भी है, जिसकी सोच ये है कि टॉयलेट पर कर लगा दो, जिसकी सोच ये है कि दुग्ध उत्पादकों को पैसा देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर सेस लगा दो, वो तो जंगली मुर्गे ही मारेगा ना। उसकी सोच है ये। और अब उनको अपने सफाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आया जब जंगली मुर्गे खा रहे हैं। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को 3-3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। पेंशनर्स को जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं मिली है। और मुख्यमंत्री जी बड़े हर्षोल्लास से अपने मित्रों के साथ कह रहे हैं मैं तो जंगली मुर्गा खा रहा हूँ। कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट का जो वायलेशन है, क्योंकि जंगली मुर्गे को मारना वाइल्ड लाइफ एक्ट का वायलेशन है, उसके तहत जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ होनी भी चाहिए और होगी भी। जैसे कि अब संसद चल रही है लोकसभा में लगातार, अब राहुल गांधी ने मनुस्मृति और संविधान को कंपेयर करके बताया कि मनुस्मृति चला रहे हैं सरकार में। अब राहुल गांधी जी कभी नरेंद्र मोदी जी को द्रोणाचार्य बोल देते हैं, कभी किसी को अर्जुन बोल देते हैं, कभी किसी को एकलव्य बोल देते हैं। जॉर्ज सोरस से लिखे हुए भाषण पढ़ोगे तो यही होगा। आज जॉर्ज सोरस ने कहा होगा कि आज संसद में जाके ये बोलना कि ये मनुस्मृति और ये संविधान है। मैं संविधान के रखवालों से एक ही सवाल पूछता हूँ, आप जो संविधान की किताब दिखाते हो उसके अंदर पन्ने आपके किताबों में खाली पाए गए। जो संविधान के रखवाले लोग हैं वो आपातकाल को लगाने के फेवर में नहीं हो सकते। जो संविधान के रखवाले लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकते। जो संविधान के रखवाले लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाली नहीं दे सकते। जो संविधान के रखवाले लोग हैं वो भारत के ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स, भले वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सेबी हो, उनको सुबह से शाम गाली नहीं दे सकते। जो संविधान के रखवाले लोग हैं वो भारत की विकास यात्रा में अवरोध नहीं उत्पन्न करा सकते। जो संविधान के रखवाले लोग छुप छुप कर नहीं मिल सकते, जो भारत के कश्मीर को आजाद कश्मीर मानते हो। राहुल गांधी जी वो किताब जो है संविधान वाली, उसको एक बार बैठ के पढ़िए और मनुस्मृति को भी पढ़िए और फिर बताइए कि ये मनुस्मृति में आपको क्या दोष लगा और इसमें आपको क्या दोष लगा। ना तो आपने ये पढ़ी ना आपने ये पढ़ी, बस लोगों को कंफ्यूज। आपको लगता है जैसे आप कंफ्यूज हैं, देश के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देश के लोग आज प्रतिबद्ध है कि उनको अगले 2 साल के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। देश के लोग संकल्पित है कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत के लोग संकल्पित है कि अगले 2-3 साल के अंदर 3 करोड़ भारत के परिवारों को
और घर मिलेगा, भारत के हर घर को जल मिलेगा, भारत की हर महिला को सुचारू रूप से ईंधन की व्यवस्था मिलेगी, भारत की हर महिला का बैंक में खाता होगा, भारत के जो डिलीवरी का मॉडल है उसको डायरेक्ट डिलीवरी करके जो उसमें छीजत होती थी, जो क्योंकि पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 रुपये चलते हैं तो 13 रुपये जोधपुर पहुंचते हैं, तो वो बीच में जो 87 रुपये की छीजत हो जाती थी वो बंद हो गई है। तो भारत के लोग इन सब के लिए संकल्पित है, वो आपके कन्फ्यूज़न में आने वाले नहीं है। ना आपको संविधान में विश्वास है, ना बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों पे विश्वास है। संविधान के विश्वास वाले ऐसे नहीं बोलते पत्रकार को, तेरी जाति बता, नहीं तू तेरी जाति बता, तेरे एडिटर की जाति बता। राहुल गांधी जी से आप सवाल पूछोगे तो पहले ये पूछेंगे, संविधान के विश्वास वाले लोग लोगों की जातियाँ नहीं पूछते हैं, लोगों को सम्मान से बात करते हैं। लोगों से सम्मान से बात करते हैं। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और आपने उपलब्धियां गिनाई है बहुत सारी, जिस तरह से कि ये कि राजस्थान को दूसरा जादूगर मिल गया है। देखिए, राजस्थान एक सादगी वाला व्यक्ति मिला है, एक सच्चा व्यक्ति मिला है, एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने राजस्थान में नीचे से लेके ऊपर तक का सफ़र पूरा किया है। एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसको पता है कि रोडवेज की बस में जाते हैं तो क्या समस्या होती है, रोडवेज की बस अगर आधा घंटा ज़्यादा रुकती है तो धूप में कितना पसीना आता है, बाहर 48 डिग्री में बाहर मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं तो कितनी समस्या आती है। ऐसा व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री मिला है। राजस्थान को सादगी वाला, सच्चा, ईमानदार और विकास को समर्पित। मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा, जो बोला वो करके दिखाया। 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया प्रतिवर्ष, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देकर बताई। 35 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU राजस्थान में निवेश के लिए करके दिखाए। पेपर लीक वालों को जेल में डालकर दिखाया। ERCP को जमीन पर उतार के दिखाया। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और परिवारवाद के जो जनक हैं, परिवारवाद और वंशवाद के जो फैक्ट्रियां चल रही थी राजस्थान में, उन फैक्ट्रियों पे ताले लगा के दिखाए। सर, जिस तरह से ताले लगा के दिखाए आपने अपनी सरकार की उपलब्धि बताई, साथ ही हवा महल के जो विधायक है वो लगातार कहीं पे भी जाते हैं तो लोगों के दस्तावेज जांचते हैं, तो ऐसा क्या पूरे राजस्थान में होने वाला है? देखिए, ऐसा मुझे नहीं पता आप किनका जिक्र कर रहे हो, मेरे को इस बारे में मेरे संज्ञान में कोई जानकारी नहीं है, पर राजस्थान में सुशासन के दस्तावेज सरकार राजस्थान के लोगों को रोज दिखाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.